हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम भूगोल का 9th क्लास का पार्ट नंबर 3 अपवाह, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भारत की जो नदियां हैं, ठीक है, उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया और कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। और ये चैप्टर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे के नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें दे रखा है अपवाह, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अपवाह शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो अपवाह शब्द है एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि जो अपवाह शब्द है, ये जो नदी है, नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तंत्र का मतलब कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, उसके क्या वो है, वो सारी चीज़ों की उसकी व्याख्या करता है, ठीक है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत की जो नदियां हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी धाराओं में मिलके बहती हैं और कहीं एक जगह आके वो मिल जाती है, किसी एक मुख्य नदी का वो निर्माण करती हैं, ठीक है। और जो इनका जो निकास होता है, ठीक है, और ये किसी बड़े जलाशय जैसे समुद्र में या झील में आके या महासागर होता है, ठीक है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। यानी अपवाह द्रोणी का मतलब क्या है? अपवाह द्रोणी कहते हैं कि एक नदी के द्वारा, एक नदी तंत्र द्वारा जितने क्षेत्र में, जिस एरिया में उस नदी का जो पानी है वो बह रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी, ठीक है। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार के उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखिए, जल विभाजक का मतलब क्या है, ठीक है। जल विभाजक हम कहते हैं कि देखिए, आप ये चित्र में भी देख सकते हो जल विभाजक। ये देख रहे हो, ये दोनों साइडों में नदी है, ठीक है। धारा ए धारा बी, दो धाराओं में बह रही है। बीच में जो उठा हुआ ये जो स्थान है, ठीक है, जो उठी हुई जो ये भूमि है, इसको हम बोलते हैं जल विभाजक, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है? वो है अमेजन नदी, ठीक है। यानी कि जो अमेजन नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एरिया में बहता है, ठीक है। उसकी द्रोणी बहुत ज़्यादा उसमें बहती, तो वो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी नदी है? वो है हमारी अमेजन नदी, ठीक है। और भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। हम बात करते हैं भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, ठीक है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है हिमालय की नदियां और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की जो नदियां हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो भारत की नदियों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका हिमालय की नदियां और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। तो हम यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, ठीक है। तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय के अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है, ठीक है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। देखिए, ये नदी की इसमें बहुत सारी अवस्थाएं दिखा रखी है। सबसे पहले नदी कहाँ से निकलती है, उसका ऊपरी भाग, फिर मध्य भाग, फिर नीचे आपका ये विसर्प, फिर ये गोखुर झील और ये निचला भाग, ठीक है। तो ये जो नदी है, नदी की विभिन्न ये अवस्थाएं हैं, ठीक है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम छिछली है, ठीक है। तो आप आराम से इनके आंसर आप लिख सकते हैं कि जो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं ये बारहमासी नदियाँ होती हैं। और दूसरा, इसमें इन नदियों में जो पानी है वो पूरे वर्ष भर रहता है।
क्यों? क्योंकि इनको ना पानी, जो हिम शिखर हैं उनसे भी इनको पानी मिलता रहता है, ठीक है। और दूसरा, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि जो इनका प्रवाह है वो वर्षा पर निर्भर करता है। और थर्ड, की शुष्क मौसम में ये जो बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, ठीक है। और हिमालय की नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनकी लंबाई कम तथा छिछली है, ठीक है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में की तरफ गिरती है, ठीक है। यानी कि देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किधर से निकलती हैं, वो पश्चिमी घाट से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिमालय की नदियाँ। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। यानी कि नदी तंत्र का मतलब क्या है? एक नदी और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक है, उन सबको मिला के क्या बोला जाता है? उनको नदी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत, ठीक है, वहाँ से वो निकलती है। और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है, ठीक है। यानी कि देखिए, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, वो लद्दाख से प्रवेश करती है, ठीक है। और इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब तथा शेष पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, ठीक है। देखो कि यहाँ से पूछता है कि जो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। जो इस नदी का जो पूरा पानी है, इस नदी के पूरे पानी का जो भारत है, भारत केवल 20% इस जल का उपयोग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा जो सिंधु नदी है ना, ये पाकिस्तान से होके बहती है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यानी कि जो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी भागीरथी, ठीक है, जो गंगोत्री हिमानी से ये निकलती है, जैसे गैसे गंगा और गैसे गंगोत्री, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। देखिए, इलाहाबाद का नाम अब क्या रख दिया इन्होंने? प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ से गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। यह नदी दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी से में आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपकी जो गंगा नदी है
गंगा नदी समुद्र में मिलने से पहले किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये समुद्र में मिलने से पहले, ठीक है, इनको क्या नाम बोला जाता है? इनको मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, जो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा कैसे बनता है? जो नदियां हैं, नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ में उनके साथ में पानी नहीं होता, बल्कि उसके साथ में बहुत सारा वो सिल्ट होता है, बालू होता है, रेत होता है, पत्थर, इन सबके साथ में वो बहती है। जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरते तो उनसे एक आकृति क्रिएट होती है, उस आकृति को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, देखिए जो सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। देखिए गंगा की जो लंबाई वो 2500 किलोमीटर है और सिंधु की लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, चित्र 3.4 देखें, क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 मीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भी कहाँ है? वो हमारा मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। ठीक है, और सिंधु और सतलुज नदी जो है उनके स्रोतों के काफी नजदीक से ये निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी उसको किसके नाम से जाना जाता है? उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ठीक है, ये दिबांग, लोहित, केकुना है, ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। देखिए यहाँ से भी आपके एक नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी 2 ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। हम बात करते हैं नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। तो क्वेश्चन ये है कि जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ एक धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। देखो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो नर्म नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि जो नर्म होते हैं ना, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो नर्म लोग होते हैं वही अमर होते हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है,
नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, हम बात करते हैं तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से है। ठीक है, देखिए तैसे तापी, और इसमें देखिए जैसे यहाँ पे तापी है ना, इसमें बैतूल में भी ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको एक दूसरे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पुंजा तथा पेरियार हैं। इन राज्यों के नाम बताई जाए नदियां बहती है। हम बात करते हैं गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, क्वेश्चन यही कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, वो है हमारी गोदावरी नदी। ठीक है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ठीक है, जो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, बीनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। हम बात करते हैं कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूर्ति तथा भीमा इसी को सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। अब कावेरी नदी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। ठीक है, देखिए भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। ठीक है, और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। आपको जाने कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको कमेंट में लिख के मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, अपने एटलस में इसकी स्थिति आप ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बताया कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। ठीक है, केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। हम बात करते हैं झीलों की। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारी से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम झील कहते हैं। ठीक है, और जो बड़ी आकार वाली झीलें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा
ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विषैप नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकोट झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बने जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलन से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर को वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पर्यटन को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये झीलों के लाभ है। ठीक है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल भू प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यह कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है। हम बात करें नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरे उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। चलिए, ये जो चैप्टर था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी अच्छा भी था कि हमें नदियों के बारे में पता लगा। ठीक है। नदियों झीलों का महत्व किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है, इसके बारे में हमने समझा। ठीक है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, और आपको इसमें एनसीईआरटी वाले भी और जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी, आपको सारे क्वेश्चन इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।